ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहाँ पर स्पिरिचुअल और मैजिकल बिस्ट पाया जाता है और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन अपना टैलेंट को अवेकन करते हैं और स्पिरिचुअल बिस्ट से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उन्हें अपना पेट बना लेते हैं। इस तरह के लोगों को बिस्ट मास्टर कहा जाता है और इस दुनिया में बिस्ट मास्टर का पावर ही सब कुछ होता है। अब कहानी की स्टार्टिंग होती है और बताया जा रहा होता है कि वानफू इंडस्ट्री का वर्ल्ड क्यूसू फेडरेशन के अंडर में एक मीडियम साइज का सीक्रेट वर्ल्ड है। यहाँ पर 7 लार्ज सेंट्रल सिटी बेसेस है और वो सभी के सभी स्पाइडर नेस्ट का सीक्रेट वर्ल्ड में ह्यूमन रेस का फाउंडेशन है। और बाइलिन सिटी 7 लार्ज सेंट्रल सिटी में से एक है और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का पूरा धरती सोना है। लेकिन इस लैंड के बीचों बीच में एक प्राइवेट हाउस होता है जो कि पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। इसके बाद कैपिटल कीटाडेल को दिखाते हैं जहाँ पर एक घर होता है जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट बाई शवन को दिखाते हैं जो अपने आप को शीशे में देखकर कह रहा होता है कि चाहे मैं खुद को कितनी बार ही क्यों ना देख लूँ लेकिन मैं सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ। इस लाइफ में मेरा अपीयरेंस सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये बोलकर वो अपने बारे में बताता है जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। अपने प्रीवियस लाइफ में मैं एक सोल्जर था जहाँ पर मैं एक मिशन में मारा गया था जो कि काफ़ी दुख की बात है। उसके बाद मैं इस वर्ल्ड में क्रॉस ओवर करके आ गया हूँ जहाँ पर सभी तरह के स्पिरिट और मैजिकल बिस्ट मौजूद है। लेकिन मैं कोई टाइम ट्रेवलर या फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं हूँ बल्कि मैं रीइंकारनेट हो गया था। मेरे पास मेरे प्रीवियस लाइफ के मेमोरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरे प्रोटैगनिस्ट का जैसा मेरे पास कोई भी सिस्टम या फिर चीट नहीं है। इतना बताने के बाद वो फिर से अपना चेहरे को शीशे में निहारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फिश आ जाती है। उस फिश का नाम गोल्ड आइड सिल्वर फिश होता है जो कि एक गोल्ड क्लास का होता है। वो फिश आकर उससे कहता है कि ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और सभी लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर वो फिश चली जाती है। उससे जाता देखकर वो बताता है कि ये मेरे फादर का नातल स्पिरिचुअल पेट है जो कि इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। इतना बताने के बाद वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला जाता है जहाँ पर उसके मम्मी पापा बहन और एक और नए पर्सन उसके ग्रैंडपा होते हैं। अपने ग्रैंडपा बाई जिंगचुंग को देखकर वो पूछता है कि आप कब आए हैं। वो बताता है कि सिटी लोड होने के कारण और फॉर्मर स्टूडेंट होने के कारण मैं यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी में स्पीच देने के लिए और सभी स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए आया हूँ और तुम इस ईयर के कैंडिडेट हो और तुम भी अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करोगे। कितना अच्छा बात है कि हम दोनों एक साथ जाएंगे। तभी बताया जाता है कि अवेकनिंग सेरेमनी जिसका पूरा नाम क्यूसू फेडरेशन का एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी ऑफ फेमिलियर बीस्ट है, हर साल इसी वक्त को फेडरेशन एक अवेकनिंग सेरेमनी को होल्ड करता है और यंग लोगों को हेल्प करता है उनके टैलेंट को अवेकन करने में। सक्सेसफुली अवेकन करने वाले लोग इंपीरियल कॉलेज में जाकर बिस्ट मास्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई गलती से फेल हो जाता है तो उसे नॉर्मल स्कूल में जाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अवेकन करने के बाद फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। तुम इजीली क्लास क्रॉस करके मास्टर बन सकते हो। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ होगा तो नहीं, तुम बस ऑर्डिनरी बन के रह जाओगे। ये सब सिर्फ कंफर्टिंग झूठ है। इस दुनिया में बिस्ट पावर ही सब कुछ होता है। चाहे तुम या फिर तुम्हारा फैमिली कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर तुम्हारे फैमिली में कोई भी अगर बिस्ट मास्टर नहीं हुआ ना तो सभी लोग तुम्हें लुक डाउन ही करेंगे। बिस्ट मास्टर का टैलेंट इस दुनिया में उसका स्टेटस को दर्शाता है। बिना बिस्ट टैलेंट के यहाँ तक कि रास्ते से जा रहे चींटी भी तुम्हें लुक डाउन करेंगे। मैं भी पहले अपने आप को लेकर काफी ज्यादा चिंता करते रहता था कि अगर मैं गलती से फेल हो गया तो मेरे इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड और इतना सारा पैसा होने का कुछ फायदा ही नहीं होगा और वैसे भी रीइंकारनेट होने के बाद मेरे पास कोई भी गोल्डन फिंगर है ही नहीं। लेकिन 1 महीने पहले मैं सेल्फ अवेकन करके एक ए लेवल का टैलेंट को अवेकन कर लिया हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा ऑसम हूँ। ए लेवल स्पिरिचुअल टैलेंट के पास काफी सारा अमेजिंग फाइटिंग इंट्यूशन है। कभी कभी ये मुझे एक स्पेशल तरह की स्किल भी दे सकता है जिसका यूज करके मैं स्पिरिचुअल बिस्ट के सोच को भी पढ़ सकता हूँ। इसका इंट्यूशन ये ठीक नहीं है बल्कि बैटल में तुम इविल बिस्ट से बच भी सकते हो। इससे मैं बिस्ट से कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ जिसका यूज करके मैं आसानी से उनसे फाइट कर सकता हूँ और उन्हें सबड्यू भी कर सकता हूँ। अवेकनिंग रिचुअल का मेरे ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं, इसलिए अब मैं बिल्कुल सेफ सिचुएशन में हूँ। उसके ग्रैंडपा बाई जिंगचुंग उसे देखकर अपने मन में कह रहे होते हैं कि ए लेवल के स्पिरिचुअल टैलेंट सच में ग्रेट टैलेंट है और ये अपने आप में अवेकन करना सच में कोई आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि असली दुनिया में भी शावन एक जीनियस है जिससे कि बड़े बड़े फैमिली चुराना चाहते हैं। जो चीज मैं नहीं कर पाया, आई होप कि उसे आयन पूरा कर सके। वो अभी यंग है और उसका पर्सनैलिटी अभी तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है और वो अगर उस जगह पर जाता है तो शायद वो सभी के सभी मॉन्स्टर उससे कच्चा निकल जाएंगे। इससे पहले कि ये अपनी स्टेबिलिटी को खो दे, इससे टेम्पर्ड करना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद वो उससे कहते हैं कि अवेकनिंग रिचुअल को तुम बिल्कुल भी कम मत समझना। अवेकनिंग गोल्ड स्टोन जिसे कि क्यूसू फेडरेशन यूज करता है वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉप लेवल का ट्रेजर है और वो पूरे का पूरे क्यूसू फेडरेशन में सिर्फ एक ही पीस है। अवेकनिंग स्टोन का ओरिजिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। न्यू एरा की शुरुआत में बिस्ट हमारी दुनिया में आकर हाहाकार मचा दिए थे और पूरे इंसानों को लगभग वो लोग खत्म ही कर दिए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे एंसेस्टर ने अवेकनिंग गोल्ड स्टोन को ढूंढ निकाला था जो कि फर्स्ट जनरेशन की इंपीरियल बिस्ट डिवीजन के टैलेंट को अवेकन करने में काफी ज्यादा मदद किया था। उसके बाद इंसानी रेस सर्वाइव कर पाए थे और बिस्ट कंट्रोल करने का एरा स्टार्ट हो गया था।
ऐसा भी कहा जाता है कि अवेकनिंग गोल्ड स्टोन क्यूसू फेडरेशन का कोर है। अगर कोई भी न्यू कमर एक बीस्ट मास्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। पहला एक बीस्ट टैलेंट को अवेकन करना, दूसरा अपने बीस्ट के लिए स्पेस को क्रिएट करना, और लास्ट स्टेप होता है एक बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना। यहाँ पर काफी सारे अरिस्टोक्रेटिक फैमिली और स्पेशल सेक्ट के डिसाइपल और कुछ जीनियस लोग हैं जो लोग पहले अवेकन कर लेते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी अपने बच्चों को एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए भेज देते हैं। उनका पर्पस होता है कि वो लोग अवेकनिंग स्टोन का पावर का यूज करके बीस्ट के स्पेस को एडवांस में क्रिएट कर लेंगे। ये सुनकर एन कहता है अगर वो लोग ऐसा करते भी है तो क्या इससे फेडरेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या? ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि फेडरेशन को इसके बारे में पता है, लेकिन वो इसको लेकर ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। जब तक वो लोग अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें पहले रजिस्टर करना ही पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद फेडरेशन को इंपीरियल बीस्ट डिवीजन को डिवाइड करने में आसानी होती है, जिससे अवेकनिंग गोल्ड स्टोन का थोड़ा सा भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। अवेकनिंग गोल्ड स्टोन का एनर्जी काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, अब मैं भी उसे सीरियसली लूंगा। इसके बाद वो दोनों अवेकनिंग सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कुछ देर के बाद पहुंच जाते हैं। उसके ग्रैंडपा उसे सेरेमनी के लिए भेज देते हैं और खुद ही स्पीच तैयार करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे अन जाता है उसे देखकर सभी लड़कियां उसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि यंग मास्टर भाई, हम कितने दिनों के बाद आपको देख रहे हैं ना, आप 1 महीने से स्कूल नहीं आए, इसका मतलब जरूर आप इन दिनों तैयारी कर रहे होंगे ना। तभी वो इसके बारे में बताता है कि बाइलिन सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज पूरे सिटी में सबसे एडवांस है। यहाँ का अधिकतर स्टूडेंट बाइलिन सिटी का जनरल का डिसेंडेंट है और भी काफी सारे महान लोगों के बच्चे हैं, और ऑफकोर्स सिटी लॉर्ड का ग्रैंडसन होने के कारण मैं सबसे टॉप पर हूँ। तभी वहाँ पर एक मोटा बंदा सभी लोगों को साइड करके जबरदस्ती वहाँ पर आकर एन को हक करने जाता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर वो अपने आंखों में आंसू लाकर कहता है कि मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा है, मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा मिस कर रहा था। ये सुनकर वो कहता है कि फैटी, इस तरह के टोन में बातें करना बंद करो, लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि हम दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। ये सुनकर उस मोटे बंदे के ऊपर बिजली गिर जाती है और वो शॉक होकर कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। एन उसे देखकर सोच रहा होता है कि मैं तो तुम्हें देखकर एक बार सोच लिया था कि तुम फ्यूचर में कोई बहुत ही बड़ा हीरो बनोगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया तुम और ज्यादा राउंड होते चले गए और उसके बाद मैंने तुम्हारे हीरो बनने वाला आइडिया को ड्रॉप कर दिया। तभी वहाँ पर एक लाल बालों वाली लड़की आकर बाईस सावन से कहती है कि तुम 1 महीने से स्कूल नहीं आए हो, मुझे तो लगा कि तुम डर गए होगे, अगर तुम चुपचाप हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। उस लड़की का नाम फैंग चानवो होता है और वो बाइलिन कैसल की वाइस प्रिंसिपल की बेटी होती है। कुछ महीने पहले फैंग उससे बेट लगाई होती है अवेकनिंग सेरेमनी में जिसका भी टैलेंट सबसे बेस्ट होगा वही जीतेगा और लूजर को विनर का एक चीज करना पड़ेगा। वो याद करके वो कहते हैं कि वो बेट तुम लगाई थी, इसलिए अगर तुम हारोगे तो रोते हुए मेरे पास मत आना। तभी वो कहते हैं क्या तुम हार मानना चाहते हो? एन कहते हैं कि वेट अभी भी वैलिड है, मैं तो बस उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम हारोगे, उस वक्त मेरे पास तुम रोते हुए मत आना। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरे पास 90% चांस है जीतने का, क्योंकि ए लेवल के ऊपर एस लेवल का टैलेंट है जो कि पूरे के पूरे फेडरेशन में काफी ज्यादा रेयर है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है जहाँ पर फैटी उससे कहता है कि तुम्हें उस फैंग से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरे फादर से सुना है कि फैंग फैमिली के पास एक स्पेशल तरह का ट्रेजर है जो कि उसके टैलेंट को अवेकन करने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर वो कहता है ओह, तो इसीलिए वो लिटिल फिनिक्स इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फैंग फैमिली के पास कौन सा ट्रेजर है, क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। तभी वहाँ पर बाई जिंगचुंग यानी कि उसका ग्रैंडपा आकर उन लोगों के स्पीच देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद सभी कैंडिडेट को अवेकनिंग हॉल में बुलाया जाता है और उन सभी लोगों को उनकी जगह पर जाकर बैठने के लिए बोलकर अवेकन करने के लिए बोल देते हैं। वहीं पर 22 चावन को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपनी जगह पर बैठकर सोच रहा होता है कि जब फेडरेशन गोल्ड स्टोन को एक्टिवेट करेगा तब मैं उसका यूज करके अपना स्पेस क्रिएट कर लूंगा। तभी अवेकनिंग गोल्ड स्टोन को एक्टिवेट कर दिया जाता है और सभी लोग अपना अपना टैलेंट को अवेकन करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर शावन को दिखाते हैं जो कि अपना अवेकनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद अवेकनिंग एनर्जी उसका कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिससे उससे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसका सर दर्द से फटने लगता है क्योंकि सारा का सारा एनर्जी उसके बॉडी को छोड़कर उसके सर में एंटर कर रहा होता है। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो पागल भी बन सकता है, इसलिए वो उससे बाहर निकलने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसका ए लेवल वाला टैलेंट उससे कहता है कि शायद ये एक तरह का बहुत ही बड़ा मौका भी हो सकता है। ये सुनकर वो फिर से उस पर पूरा फोकस करने लगता है, जिससे उसका एनर्जी काफी ज्यादा लीक होने लगती है और उसके सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आंख अपीयर हो जाता है। ये सब देखकर एग्जामिनर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है और वो बंदा कौन है। एक एग्जामिनर बताता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो तो सिटी लॉर्ड का ग्रैंडसन है। ये सुनकर वो बंदा घबरा जाता है और जल्दी से सिटी लॉर्ड को बुलाने के लिए जाता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग परिणाम को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा सिचुएशन देखकर एग्जामिनर जल्दी से उसका ग्रैंडफादर यानी कि सिटी लॉर्ड को बुलाने के लिए चला जाता है। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर जल्दी से उसके पास आकर पूछते हैं क्या हो गया, उसका अवेकनिंग सेरेमनी के साथ कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एग्जामिनर बताता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उसके सर के ऊपर एक विजन जैसा कुछ अपीयर हो रहा है। किसी को भी नहीं पता क्या हो रहा है। उस आँख को देखकर बाई जिंगचुंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होकर कहता है क्या वो टैलेंट विजन है, और अपने मन में कहता है कि जब भी किसी का टैलेंट इस लेवल या फिर उससे ऊपर पहुंच जाता है तब इस तरह की स्पेशल चीजें होती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सागवान तो पहले ही अपने टैलेंट का अवेकन कर लिया है ना, कहीं इसका मतलब उसका ए लेवल का टैलेंट म्यूटेट होकर इस लेवल में अपग्रेड तो नहीं हो गया है ना? रॉयल बीस्ट की दुनिया में ऐसा कभी कभी हो जाता है। इस दुनिया में होने के कारण इंसानों के पास म्यूटेशन का टैलेंट भी है। इंसानों का म्यूटेशन इंपेरियल बीस्ट का टैलेंट पर डिपेंड करता है। पूरे ह्यूमन बीस्ट मास्टर के इतिहास में जितने भी बीस्ट मास्टर म्यूटेटेड बीस्ट को टैलेंट का अवेकन किए हैं वो लोग दोनों हाथों की उंगलियों पर गिने भी जा सकते हैं। और वो सभी के सभी बीस्ट मास्टर जो अपने टैलेंट को म्यूटेट कर लिए हैं वो सभी लोग सेलिब्रिटी या फिर लेजेंडरी फिगर बने हैं। अगर आन का टैलेंट सच में म्यूटेट हो गया है तो इसका मतलब उसका अवेकनिंग सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इतना सोचने के बाद वो मिस्टर मू से अवेकनिंग हॉल में एंटर करने का परमिशन मांगते हैं, लेकिन मिस्टर मू मना करते हुए कहते हैं कि लॉर्ड भाई आप हमें एम्बैरस मत कीजिए। ये अवेकनिंग हॉल डायरेक्टली क्यूसे फेडरेशन के अंडर में है और आप बाइलिन सिटी का लॉर्ड होने के कारण इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। और उसके कंधे पर हाथ रखकर सहारा देते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, वहाँ पर फेडरेशन का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगा हुआ है, इसलिए आपका ग्रैंडसन बिल्कुल ठीक होगा। यंग टैलेंट पूरे दुनिया में अनपैरेलल होते हैं, आप काफी ज्यादा लकी हैं कि वो आपका ग्रैंडसन है। वहीं पर सागवान को दिखाते हैं जिससे कि तकलीफ होना कम हो गया होता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है कि हेवन और अर्थ के बीच में 3 तरह की चीजें हैं, गॉड्स नॉलेज, अर्थ नॉलेज और इंसानों का नॉलेज। ये आवाज सुनाई देने के बाद वो सभी का सभी नॉलेज उसके अंदर में जाने लगता है और उसका एक चीख के साथ वो पूरी तरह से अवेकन कर लेता है। खुद को संभालते हुए वो सोचता है आखिर वो किस तरह का नॉलेज था। तभी उसके सामने एक विंडो खुल जाती है जिसमें लिखा होता है अपोक्लिप्स आई, मिथोलॉजिकल मिस्ट्री एक सुपर नेचुरल इंट्यूशन और नॉलेज का गिफ्ट है। इसका यूज करके तुम अपने एक सर्टेन एरिया के रेडियस में सभी चीजों के हेवनली साइन और उसके बारे में जान सकते हो। मिथिकल टैलेंट को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बीस्ट मास्टर के वर्ल्ड में 9 लेवल का बीस्ट मास्टर का लेवल होता है जो कि है लेवल F, E, D, C, B, A, S, डबल S और ट्रिपल S लेवल। ट्रिपल S लेवल ये टॉप लेवल पर है और मिथिकल टैलेंट ट्रिपल S लेवल से भी ऊपर होता है। वहीं पर सागवान को दिखाते हैं जो कि वहां से जाते हुए अपने ही अवेकन किए हुए टैलेंट के बारे में सोच रहा होता है और वो उसका यूज करके अपने आसपास के लोगों को देख रहा होता है। उसका टैलेंट का लेवल और भी बहुत कुछ पता चल रहा होता है। एपोक्लिप्स आई का इफेक्ट देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और वो उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है क्योंकि किसी भी बैटल में वो अपने अपोनेंट के बारे में सब कुछ पता कर पाएगा जो कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा, जिससे उसके जीतने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी वो उसे और ज्यादा टेस्ट करने के लिए अपने आसपास के लोगों की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है जिनमें से काफी सारे लोगों का टैलेंट ए लेवल का भी होता है। तभी वो अवेकनिंग स्टोन के बारे में पता करने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो उसके बारे में पता करता है तो वो उसका इन्फॉर्मेशन देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका रेस एंशिएंट ट्री ऑफ लाइफ होता है, नेचुरल गिफ्ट लाइफ ट्रांसमिशन होता है, प्राइमरी गॉड क्वालिटी का होता है और उसका टैलेंट है जीनियस को अवेकन करना और भी बहुत कुछ होता है। और इस दुनिया में ज्यादा मटेरियल और न्यूट्रिएंट ना मौजूद होने के कारण ये अभी और आगे तक ग्रो नहीं कर पाया है। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि बीस्ट मास्टर के स्किल का लेवल 6 कलर में बांटा गया है। व्हाइट कलर ऑर्डिनरी लेवल की स्किल होता है, ग्रीन कलर प्राइमरी लेवल की स्किल होता है, ब्लू कलर इंटरमीडिएट लेवल की स्किल होता है, पर्पल कलर एडवांस लेवल की स्किल होता है, ऑरेंज कलर टॉप लेवल की स्किल होता है और गोल्ड कलर गॉड लेवल की स्किल होता है। अवेकनिंग गॉड स्टोन का इन्फॉर्मेशन देखकर वो काफी ज्यादा दंग रह जाता है और बहुत मुश्किल से कह पाता है कि वो तो डिवाइन बिस्ट के लेजेंडरी लेवल पर पहुंच गया है। ये स्टोन काउंटलेस लोगों का टैलेंट का अवेकन करने में हेल्प करके एक प्रोस्पेरस एरा को क्रिएट कर दिया है। जो स्टोन फेडरेशन का कोर माना जाता है वो असल में एक गॉड लेवल का बेस्ट डिस्क्यूज में है। अगर इसके बारे में फेडरेशन को पता होगा तो सब कुछ पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता होगा तब तो वो अपने उस बात को वहीं पर काट देता है और आगे कहता है लेकिन ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर एंशिएंट ट्री के सीड को ट्रेजर का जैसा ट्रीट किया जाता है। अगर ये स्टोन एक डबल S लेवल का टैलेंट के साथ साथ गोल्ड और ऑरेंज लेवल की स्किल को अवेकन कर देगा तो वो तो पूरा फेडरेशन को ही शॉक में डाल देगा। जितना मैंने सोचा था ये दुनिया उससे भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकला। यही सब सोचते सोचते वो अपने टैलेंट को रजिस्टर करने वाला काउंटर पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका हाथ उस टेस्टर पर रखने के लिए बोला जाता है, इसलिए वो वहाँ पर अपना हाथ को रख देता है। रखने के बाद वो अपने मोनोलॉग को कंटिन्यू करते हुए कहता है कभी ये सब मेरे पहुंच से बहुत ही बाहर है, जब मैं किसी सर्टेन लेवल पर पहुंच जाऊंगा तब इस दुनिया का सीक्रेट अपने आप ही मेरे सामने खुल जाएंगे। हालांकि मैं ज्यादा हल्ला नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास जीनियस का रास्ता लेने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं जो कि सभी लोगों को शॉक्ड कर देगा। चलो ह्यूमन, अब मेरे मिथोलॉजिकल टैलेंट के सामने नील डाउन करो। यही सोच सोचकर वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहा होता है, लेकिन तभी सिस्टम उसका टैलेंट को ए लेवल का बताता है। ये सुनकर सागवान का मुंह ही बंद हो जाता है और वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उसका एरोगेंसी खत्म हो जाता है। लेकिन तभी सिस्टम कहने लगता है कि सिस्टम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, ए लेवल के आगे सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है। ये सब सुनकर उन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर
पर मिस्टर मू आकर कहते हैं कि ये मशीन सिर्फ इस लेवल के नीचे वाले टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकती है। काफी सालों के बाद बाइलिन सिटी में किसी ने इस लेवल का टैलेंट का अवेकन किया है, इसलिए मशीन को नहीं पता होगा। ये अवेकनिंग प्रोसेस लेजेंडरी टैलेंट के जन्म से रिलेटेड है। ये जरूर इस लेवल का ही टैलेंट होगा, इसलिए इस लेवल जाकर तुम रजिस्टर कर देना। और वहां से जाते हुए कहा था कि इस लेवल का टैलेंट काफी ज्यादा रेयर होता है, इस बच्चे का फ्यूचर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। मिस्टर मू का बात मानकर वो स्टाफ वैसे ही रजिस्टर कर देता है। इस लेवल का टैलेंट सुनकर काफी सारे लोग आकर उसे घेर लेते हैं और उसकी झूठी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि जब तुम काफी ज्यादा फेमस बन जाओगे तब अपने क्लासमेट को मत भूल जाना। तभी स्टाफ चिल्लाकर कहता है अगर तुम लोगों को टेस्ट नहीं करवाना तो यहाँ से निकलो, भीड़ करना बंद करो। ये सब देखकर शाओवन वहां से चला जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरा असली टैलेंट तो मिथिकल टैलेंट है, कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये मशीन मेरा मिथिकल टैलेंट को पहचान नहीं पाया। तभी वहां पर उसके ग्रैंडफादर आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारा म्यूटेशन को लेकर कैसा फील हो रहा है, कुछ अब नॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है ना। अपने ग्रैंडपा को देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाता है और पूछने वाला होता है कि आप यहाँ पर कैसे, लेकिन वो नहीं पूछकर कहता है मुझे अच्छा फील हो रहा है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं मौके का फायदा उठाकर अपने बीस्ट के लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर पाया। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा टैलेंट ए लेवल से इस लेवल में पहुंच गया है, वही बहुत ही खुशी की बात है। हमारे पास जितना भी रिसोर्सेस है उससे तुम आराम से बीस्ट के लिए स्पेस क्रिएट कर लोगे। शाओवन अपनी मिथिकल टैलेंट के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन वो आंख उसे बताने से मना कर देता है। इसलिए वो अपने ग्रैंडपा के साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं तो इस अपने फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, मुझे अब और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सोचकर वो उसको यूज करके उसके बारे में और ज्यादा सीखने की कोशिश करने लगता है। अभी तक वो उससे सिर्फ 10 मीटर के रेडियस में ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन जब उसका ताकत बढ़ेगा तब उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। ये जानकर वो सोच रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा दुनिया मेरे मुट्ठी में आ जाए और मैं एक ओमनिसेंट गॉड बन जाऊंगा। ये सोच कर वो पागलों के जैसा हंसने लगता है। इसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के साथ जाकर एक रूम में जाकर आराम करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उन्हें एक फिनिक्स शेप का फायर दिखाई देता है, जिससे उसके ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि फैंग फैमिली भी इस लेवल का टैलेंट को अवेकन कर लिया है। ये देखकर शाओवन सोचता है कि मैं तो अपने इस लेवल का टैलेंट को शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ने ही इस लेवल का टैलेंट को अवेकन कर लिया है। अब जबकि देखने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो घर जाने के लिए कहता है। तभी उसके ग्रैंडफादर उसके लिए एंजेलिका और फ्योनी नाम की 2 गोल्ड लेवल के बेस्ट मास्टर को उसका बॉडीगार्ड बना देते हैं और उससे अपना ट्रेजर वेयर हाउस का चाबी देकर कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा बेस्ट के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए तुम्हें जितना भी रिसोर्सेज और जो कुछ भी चाहिए वो सभी तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। वो चाबी लेकर उन्हें थैंक्स बोलकर उन दोनों के साथ वहां पर चला जाता है, जहां पर वो उन दोनों को बाहर में ही इंतजार करने के लिए बोलकर किसी को भी डिस्टर्ब ना करने के लिए कहता है। ये बोलकर वो दरवाजे में चाबी लगाता है। चाबी लगाने के बाद उसका ब्लड लाइन और उसका आइरिस टेस्ट किया जाता है, तब जाकर वो दरवाजा खुलता है। उस जगह पर बाई फैमिली का 100 सालों से जमा किया हुआ सभी ट्रेजर है, सिर्फ बाई फैमिली के ब्लड लाइन वाले ही इसमें एंटर कर सकते हैं। वहां पर काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर भी होते हैं जो कि बाहरी दुनिया में पाया भी नहीं जाता है। इसके बाद उसे वो ब्लैक बॉक्स मिल जाता है जिसमें वो सभी क्रिस्टल रखा होता है, जिसका यूज करके वो अपना स्पेस बनाने वाला है। उस बॉक्स में मौजूद क्रिस्टल का कीमत लगभग 300 मिलियन क्यूसू कॉइन होता है और वैसा बॉक्स उसके पास काफी सारा होता है और इंपीरियल स्पेस क्लोजली ऑनर के टैलेंट से भी रिलेटेड होता है। एफ लेवल के बेस्ट मास्टर को स्पेस क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक ही क्रिस्टल का जरूरत पड़ता है। इस लेवल वालों को 30 क्रिस्टल चाहिए होता है और शाओवन का मिथिकल लेवल का होता है, इसलिए उसे कितना क्रिस्टल का जरूरत पड़ेगा उससे अभी कुछ ही देर में पता चलने वाला होता है। वो अपने स्पेस क्रिएट करने के लिए बैठता ही है कि तभी सिस्टम यानी कि आई ऑफ अपोक्लिप्स उसके सामने 3 ऑप्शन रख देता है। पहला होता है कि कॉमन मिथिकल बिस्ट स्पेस बनाने के लिए 333 स्पिरिचुअल क्रिस्टल का जरूरत पड़ेगा। दूसरा होता है उससे हायर ग्रेड के लिए 666 स्पिरिचुअल क्रिस्टल का जरूरत पड़ेगा और आखिरी होता है कि परफेक्ट मिथिकल बिस्ट स्पेस बनाने के लिए 999 स्पिरिचुअल क्रिस्टल का जरूरत पड़ेगा। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि इसको लेकर उसके मन में एक शक था, लेकिन उसके शक को भी सिस्टम पढ़ सकता है और उसका आंसर भी कर सकता है। सिस्टम के पास काफी सारा छुपा हुआ टैलेंट लग रहा है जो कि मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये सोचकर वो परफेक्ट लेवल के स्पेस को चुनकर प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वहीं पर बाहर में उसके फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर शाओवन के फादर को काफी ज्यादा इन्विटेशन मिल रहा होता है। शाओवन का इस लेवल का टैलेंट के बारे में न्यूज फैलने के कारण सभी लोग उसी के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसकी मदर कहे थे कि कल तो मिस्टर फैंग भी ये पूछ रहे थे कि शाओवन का कोई एंगेजमेंट तो नहीं है ना। उसके फादर अपने फादर से पूछते हैं कि वो 1 सप्ताह से ट्रेजर ट्रोव में है, अभी तक वो निकला क्यों नहीं है। उसके फादर कहते हैं टेक इट इजी, इस लेवल का टैलेंट रेयर होता है, इसलिए आम सी बात है कि उसके स्पेस को बिल्ड करने में ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी लग रहा होगा। तभी उन्हें एक ऑरा का एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि उसका स्पेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। वहीं पर शाओवन के बिस्ट के स्पेस को दिखाते हैं, जहाँ पर पहाड़, तालाब और एक बहुत ही बड़ा ग्रासलैंड भी होता है और वो बहुत ही बड़ा जगह में बना होता है। उतना बड़ा जगह को देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि किताब के अनुसार सबसे पहले वाला स्पेस 10 बाई सेक्टिंग का व्हाइट कलर का होता है, लेकिन इसका स्पेस लगभग 4000 बाई सेक्टिंग का होता है और यहाँ पर पहाड़, नदी, घास सब कुछ होता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि इस
स्पेस का 3 इफेक्ट है। और पहला इफेक्ट ये है कि तुम्हारा पेट का यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि वो उसके पेट के नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। और आखिरी इफेक्ट ये होता है कि कुछ % चांस है उसका पेट के हिडन टैलेंट का अवेकन करने के लिए। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है स्पेस में तो ऐसा कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, सिर्फ किसी स्पेशल केसेस में ही ऐसा इफेक्ट पाया जाता है। और मेरे इंपीरियल स्पेस में ना सिर्फ 3 इफेक्ट है बल्कि सभी के सभी हेवन के एग्जिस्टेंस से भी कंपेयर किया जा सकता है। और सभी पेट का एक रूल ये भी होता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होता है ग्रोथ साइकिल भी उतना ही बड़ा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीस्ट मास्टर बीस्ट का असली पावर दिखाने से पहले वो थक जाता है। लेकिन मेरे इंपीरियल स्पेस में ग्रेट पोटेंशियल वाले स्पिरिट बीस्ट काफी जल्दी ग्रो करेंगे। इन इफेक्ट के कारण मैं यंगेस्ट और मोस्ट पावरफुल जीनियस बन सकता हूँ। उसका दूसरा इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट को काउंटर करना होता है। अगर किसी बैटल में उसका पेट दूसरे द्वारा कंट्रोल किया गया हो, पॉइजन दे दिया गया हो, जला दिया गया हो या फिर वो अपना फाइटिंग पावर को खो देगा, तब साइवन उसे अपनी इंपीरियल स्पेस में रख देगा और कुछ ही देर के बाद वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और उसका तीसरा इफेक्ट होता है हिडन टैलेंट को इंस्पायर करना। ये इफेक्ट काफी ज्यादा औसम होता है क्योंकि स्पिरिट बीस्ट का टैलेंट जन्म से फिक्स्ड होता है और सिर्फ कुछ ही लेजेंडरी ट्रेजर उन्हें और पावरफुल या फिर उनके टैलेंट को और चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसका इंपीरियल स्पेस डायरेक्टली उनके हिडन टैलेंट को भी स्टिमुलेट कर सकता है और उसका कोई भी लिमिट नहीं होता है। इसके बाद वो रूम से बाहर जाते हुए कह रहा होता है कि मिथिकल लेवल 999 स्पिरिचुअल क्रिस्टल का यूज करके मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, जिसका कीमत 1 बिलियन युआन से भी ज्यादा है। अच्छा हुआ कि मेरे फैमिली के पास काफी सारा पैसा है। यही बोलते बोलते वो बाहर निकल जाता है जहाँ पर उसका फैमिली उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसे देखकर उसकी मदर कहने लगती है कि एक ही वीक में तुम कितना ज्यादा पतले हो गए हो। इसके बाद वो जाकर काफी सारा खाना खाता है और तभी वो उन्हें बताता है कि मैंने अपने इंपीरियल बीस्ट का स्पेस को क्रिएट कर लिया हूँ जिसमें मुझे 999 क्रिस्टल लग गया है। ये सुनकर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड के मारे तो उसका फादर बेहोशी हो जाते हैं। तो वहीं पर उसके ग्रैंडफा अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हमारे फैमिली के पास इतना ज्यादा पैसा है, मुझे लगा नहीं था कि इस लेवल इतना ज्यादा महंगा होगा। तभी वो उससे आगे कहता है कि रेड आइड गोल्ड फिश ने अभी कुछ ही दिन पहले अंडा दिया है, तुम चलकर देख लो, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वाला बिस्ट बन सकता है। ये सुनकर वो एक्साइटेड होकर कहता है आपका मतलब वो डायमंड लेवल वाला। इसके बाद वो लोग बिस्ट एक के लैब में चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे अंडे होते हैं। अन बताते हैं कि वाई फैमिली एक एक्वाटिक पेट का फैमिली है। हमारे फैमिली के पास एक तरह का यूनिक कल्चर मेथड है और एक्वाटिक पेट का भी स्टेबल सोर्स है, इसलिए बाई फैमिली का बच्चों का पहला पेट एक्वाटिक पेट ही होता है। ये इसलिए कराया जाता ताकि वो लोग इंपीरियल बिस्ट के डिवीजन में काफी कम टाइम में ही स्टेबलाइज कर सकें। यहाँ पर मौजूद एक में से कुछ एक प्राइमरी सिल्वर लेवल का होता है और अच्छे वाला ग्रो होकर गोल्ड लेवल तक भी पहुंच सकता है, लेकिन वो श्रावण के लिए इनफ नहीं होता है। इसलिए वो उसके ग्रैंडपा के स्पिरिचुअल बीस्ट के पास जाता है जो कि डायमंड क्लास का होता है और उसका ओरिजिन डैमेज हो जाने के कारण वो वहाँ पर रखा होता है। श्रावण उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो वाटर सिस्टम का टॉप नॉच डायमंड है। इस लेवल का टैलेंट उसके पास है, उसका ओरिजिन डैमेज है, एक पर्पल और 2 ब्लू लेवल की स्किल है। ये देखकर श्रावण सोचता है आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो इसके ओरिजिन को ही डैमेज करके रख दिया था। वहीं पर जिंग जुंग अपने पेट से बात करते हैं कि मेरा पोता सक्सेसफुली इस लेवल का टैलेंट को अवेकन किया है, आई होप कि तुम अपना एक एग उसे दे सको। उसे देखकर श्रावण सोचता है कि मैं एक मौके का तलाश करके अपना सिस्टम का यूज करके देखूंगा कि मैं उसका ओरिजिन को ठीक कर पाता हूँ या फिर नहीं कर पाता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने अपने दोनों अंडे को रख देता है जिसमें से एक ठीक होता है और दूसरा थोड़ा सा डैमेज होता है। श्रावण पहले वाले के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो वाटर सिस्टम का है, ए लेवल का टैलेंट उसके पास है, क्वालिफिकेशन प्राइमरी डायमंड है और एक ब्लू और 2 ग्रीन लेवल के स्किल उसके पास होता है। इसके बाद वो डैमेज वाले के बारे में पता करता है तो जो उसे पता चलता है उससे जानकर वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। वो भी वाटर सिस्टम का ही होता है और उसके पास इस लेवल और ए लेवल दोनों लेवल का टैलेंट होता है और उसका क्वालिफिकेशन टॉप अमेथिस्ट होता है जो कि डायमंड से भी हाई लेवल का होता है। एक पर्पल, एक ब्लू और 2 ग्रीन लेवल का स्किल होता है। ये हाई एनर्जी कंजप्शन के कारण मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है जिसके कारण ये अभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आ गया है। वो सब जानने के बाद वो तुरंत अपने ग्रैंडफा से कहता है कि मुझे ये वाला चाहिए। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है वो मरने वाला है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हैच भी कर पाओगे, क्या तुम श्योर हो? श्रावण कहता है कि मेरे गट्स बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि पूरे दुनिया में कोई भी वाटर टाइप का स्पिरिट बीस्ट इससे कम्पीट कर सकता है। उसका डिटर्मिनेशन देखकर बाई जिंगचुंग कहता है कि अगर तुम अपना मन बना ही लिए हो तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसकी माँ से परमिशन लेना पड़ेगा। ये देखकर वो फिश खुश हो जाती है और उस एग में अपनी स्किल डाल देती है। वो स्किल किसी भी वाटर टाइप के स्पिरिट बीस्ट
बिस्ट को इनहांस कर सकती है और उनके स्किल को 10% से भी इनहांस कर सकती है। उस एग को चुनने के लिए वो उसके तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट होता है। उस स्किल के कारण उसका सर्वाइवल का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर शावन उसे थैंक्स बोलता है और उसके बाद वो उसे एक टैंक में रख देता है और सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे जो जो कुछ भी चाहिए होता है वो उसमें वो सभी चीजें डालकर उसे हैच करने लगता है और कुछ देर के बाद ही वो एक पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उस संडे को पूरी तरह से ठीक होता देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है और कुछ देर के बाद वो सक्सेसफुली उस बिस्ट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कुछ ही देर के बाद वो अंडा फूटकर उसमें से एक बहुत ही प्यारी सी मछली निकलती है। इस घटना के बाद 1 महीना बीत जाता है और शावन अपने फिश को दूसरे फिश से फाइट करवा रहा होता है, जिसमें शावन का बिस्ट काफी आराम से जीत जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वो उसे कल्टीवेट करने के लिए उसे अपने स्पेस में डाल दिया था। मिथिकल स्पेस में डालने के कारण वो फिश जल्दी ही अपना एक नए टैलेंट का अवेकन कर पाई थी। अब उसका क्वालिफिकेशन गोल्ड लेवल से बढ़कर मिड किंग लेवल में पहुंच गया होता है। स्पिरिट बिस्ट की दुनिया को 11 भागों में बांटा गया है, जो कि न्यूट्रल, ब्लैक आयरन, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमेथिस्ट, किंग, एपिक, लेजेंड और गॉड्स। न्यूट्रल रिलम बिस्ट का इमेच्योर बिस्ट का रिलम है, जो कि 9 लेवल में डिवाइडेड होता है। जब स्पिरिट बिस्ट मैच्योर करके ब्लैक आयरन लेवल में पहुंच जाता है तब जाकर वो अपनी इवोल्यूशन के पाथ पर चल सकता है। वहीं पर शावन को दिखाते हैं जो कि कैंडल लाइट सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इस वर्ल्ड में 7 मेन सिटी होता है और सभी सिटी के बाहर छोटा छोटा 7 सिटी होता है, जो कि मेन सिटी को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। और जिस कैंडल लाइट सिटी में वो जा रहा होता है वो बाइलिन सिटी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टाउन होता है। उस टाउन में काफी सारे ज्वालामुखी होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर फायर स्पाइडर नाम के स्पिरिट बिस्ट पाया जाता है, जिसे कैंडल स्पाइडर कहा जाता है। उस तरह के स्पिरिचुअल बिस्ट अपर रिलम का नहीं होता है, लेकिन उनका एप्टीट्यूड शावन के फिश के लिए बिल्कुल ठीक होता है। उनसे फाइट करवा के वो अपने बिस्ट को आराम से ब्लैक आयरन रिले में प्रमोट करवा सकता है। इसके बाद शावन अपने दोनों बॉडी गार्ड के साथ कैंडल लाइट सिटी जाने के लिए निकल गया होता है और वो जा ही रहा होता है कि तभी कोई पीछे से बहुत ही गुस्से में आवाज लगाती है। वो और कोई नहीं बल्कि फैंग होती है, जो उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे आकर ना मिलने की। शावन बिना उसके तरफ देखते हुए कहता है, देखो लिटिल फिनिक्स, हम दोनों ने ही इस लेवल का टैलेंट को अवेकन किया है, जिससे हमारा बेट टाई हो गया है और हमारा बेट खत्म भी हो गया है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है, हाँ माना कि टाई हो गया है, लेकिन तुम अवेकनिंग हॉल से बिना मुझे गुड बाय बोले चले गए थे। क्या मैं इतना भी क्वालिफाई नहीं हूँ कि तुम मुझे सीरियसली ले सको? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पूरे अवेकनिंग सेरेमनी में ढूंढ रही थी और यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड के मेंशन में भी चली गई थी, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर भी अवॉइड कर रहे थे। तुम एक लूजर हो, तुमने हमारे प्रॉमिस को तोड़ा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सब सुनकर वो सोचता है आखिर वो क्या बोल रही है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उसका वर्ड हमारे बीच गलतफहमी को क्रिएट कर देगा। ये सोचकर वो उसे फिर से इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन उसका हाथ उसे टच करने से पहले ही उसका बॉडीगार्ड उसका हाथ को पकड़कर कहती है, मिस फैंग प्लीज अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। उसका सिर्फ हाथ पकड़ने से उसे पता चल जाता है कि वो एक गोल्डन बिस्ट मास्टर है। तभी शावन उससे कहता है कि बस बहुत हो गया। फैंग उससे कहती है कि मैं दोबारा एक बेट करना चाहती हूँ, जब स्कूल स्टार्ट होगा तब हम लोग अपनी स्पिरिचुअल बिस्ट का यूज करके फाइट करेंगे। शावन कहता है जो करना है तुम वो कर सकती हो। ये बोलकर वो जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगता है और सोच रहा होता है कि उसके पास सच में काफी ज्यादा बैड पर्सनैलिटी है, मैं उसे सच में पीट कर सबक सिखाना चाहता हूँ। तभी अनाउंस किया जाता है कि 1000 ब्लेड सेंटीपीड वाला ट्रेन आने वाला है। मेन सिटी और सब्सिडरी सिटी के बीच में काफी खतरनाक जगह होता है और वो जगह पूरी तरह से स्पिरिचुअल बिस्ट से भरा हुआ रहता है। रॉयल बिस्ट टीम के अलावा सिर्फ कुछ ही इंसान होते हैं जो कि बिस्ट को हंट डाउन करने वहां पर जाते हैं, लेकिन दोनों सिटी के बीच में ट्रैवल करने के लिए हमेशा से एक जरूरत थी, इसलिए एक स्पेशल तरह का ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट किया गया था। ये ट्रेन 1000 ब्लेड सेंटीपीड नाम के स्पिरिट बिस्ट का बॉडी का यूज करके बनाया गया है। इसका बॉडी स्टील जितना हार्ड होता है, डिफेंस भी काफी ज्यादा हार्ड होता है और 100 मीटर तक लंबा हो सकता है और उसका सभी जॉइंट एक कैरेज में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अलग अलग सेफ्टी लेवल के हिसाब से अलग अलग कैरेज है और लेवल जितना ज्यादा हाई होगा सेफ्टी भी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए वो और भी ज्यादा महंगा होते चला जाता है। वहीं पर शावन काफी ज्यादा अमीर होने के कारण फर्स्ट क्लास में चला जाता है, लेकिन उसका टिकट सेकंड क्लास का होता है, जिससे उसे थोड़ा सा धक्का लग जाता है। लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे जरूर उसके ग्रैंडफादर का ही काम होगा। उसके ग्रैंडफादर बाहर में उसे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रहने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो एक्सपीरियंस गेन कर सके। इसके लिए वो उसके दोनों बॉडी गार्ड को भी उसके साथ नहीं जाने दिए हैं, बल्कि वो दोनों फर्स्ट क्लास में होते हैं, जिससे उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। उसके आसपास दूसरे स्कूल के स्टूडेंट बैठे होते हैं और वो सभी लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। शावन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के बारे में पता करने लगता है। तभी उसकी नजर एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की पर चली जाती है, जिसका टैलेंट देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है।
क्योंकि उसका भी टैलेंट एक एस रैंक का म्यूजिकल टैलेंट होता है जिसका नाम एस्ट्रीजेंट लक होता है, जो कि दूसरे के लक को अपने लिए यूज कर सकती है और जिसका लक को वो यूज करेगी वो बंदा बैड लक का शिकार हो जाएगा। तभी उस लड़की के बगल से जा रही गोल्डन हेयर वाली लड़की अचानक गिर जाती है और गलती से शॉर्ट हेयर वाली लड़की को टच कर जाती है। ये देखकर गोल्डन हेयर वाली लड़की चिल्लाने लगती है कि आखिर मुझे छूने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे। छोटे बालों वाली लड़की घबराते हुए उससे सॉरी कहती है। ये सुनकर वो उसे मारते हुए कहते मुझसे बात मत करो। शाओवेन उसको लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि मेरे ही जैसे इस लेवल का टैलेंट और मिथिकल लाइनेज का होने के बाद भी अवेकनिंग हॉलो उसको लेकर अलर्ट क्यों नहीं है और उसे एक स्मॉल टाउन में ही ट्रेनिंग करने के लिए क्यों छोड़ दी गई है। ये सब जानने के लिए वो काफी ज्यादा उत्सुक हो रहा होता है, इसलिए वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचता है। शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग कैंडल लाइट सिटी पहुंच गए होते हैं और सभी लोग अपने अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए निकल गए होते हैं। तभी एंजेलिका को उस छोटी हेयर वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए कहता है। ये देखकर वो उसे टीच करते हुए कहते हैं कहीं आपको उससे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया है ना। वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी यूनिक है और अगर उसको पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ही अगर हम लोग उसे ले लेते हैं तो हमारा वाई फैमिली की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद वो जंगल में जाता है जहाँ पर उसे काफी सारे कैंडल फिल्म वाले स्पाइडर दिखाई देता है। इस स्पाइडर को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी स्केल्ड फिश को निकालता है उनसे फाइट करवाने के लिए। तभी वो सभी का सभी मकड़ी उन पर हमला कर देते हैं जिससे वो किसी तरह से बच पाता है। ये देखकर वो मछली काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मुझे चैलेंज करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये बोलकर वो उन सभी लोगों पर हमला करके कुछ ही सेकंड में सभी को हरा के खत्म कर देती है। इसके बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर स्पाइडर को ढूंढकर उससे फाइट करवाने के बारे में सोचता है, क्योंकि जितना ताकतवर से वो फाइट करेगा उसका ग्रोथ भी उतना ही जल्दी होगा। इसके 2 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका मछली एक मकड़ी से फाइट कर रही होती है, जहाँ पर वो मकड़ी उसका मछली को अपने जाल में फंसा लेता है। ये देखकर उसका मछली काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो उस पर अपना वाटर गन से हमला करके उसे खत्म कर देती है। ये देखकर एन सोचता है कि जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं वैसे भी उसे 9th रैंक में पहुंचने में और 1 सप्ताह लग जाएगा। तभी वहाँ पर एंजेलिका आकर उसे बताती है कि उस लड़की के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। ये बोलकर वो उसे उसके बारे में बताते हैं कि उसका नाम क्याओ गू है। उसके पेरेंट के कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद वो उसी घर में रह रही है। उसके सभी रिलेटिव मानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े बैड लक है, इसीलिए किसी ने भी उसे अपनाया नहीं है और उसके पेरेंट के द्वारा छोड़ा गया काफी सारा कर्ज भी उसके सर पे आ गया है। और अगर वो अपना टैलेंट को अवेकन करके अवेकनिंग टेम्पल का प्रोटेक्शन को हासिल नहीं कर पाती तो शायद वो अभी तक क्रेडिटर को बेच दी गई होती। अकेडमी में एंटर करने के बाद उसके आसपास के सभी लोग बैड लक का शिकार होने लगे थे, इसलिए सभी क्लासमेट उससे दूरी बना लिए थे और टीचर भी उसे रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो अपना खाली समय में पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस को अर्न किया करती थी और धीरे धीरे कर्ज चुका रही है। ये सब सुनकर वो सोचता है कि उसका टैलेंट लक कलेक्ट करने का है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ अच्छा होने के बजाय बहुत ही बुरा ही होते जा रहा है। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्लीन है और उसके पास एक फर्म हार्ट भी है। जिस दिन वो अपने टैलेंट को अवेकन की थी, आखिर उस दिन क्या हुआ था वो बताती है कि अवेकनिंग के दिन उसका नंबर आखिरी था और जब वो सक्सेसफुली अवेकन कर ली थी तब मशीन ही टूट गया था और उस वक्त स्टाफ इमरजेंसी में था और वो लोग मशीन चेंज करके फिर से आइडेंटिफाई करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ये सब सुनकर वो कहता तो इसका मतलब वो लोग डायरेक्टली ये रिपोर्ट कर दिए कि उसका टैलेंट F लेवल का है। ये बोलकर वो उससे उसका कर्ज को सेटल करने के लिए बोलकर उसे रॉयल बिस्ट एकेडमी में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है लगता है कि यंग मास्टर का स्प्रिंग आ गया है, क्या डोमिनेटिंग बॉस है, डायरेक्ट उसके स्कूल का ट्रांसफर करके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो रिच फैमिली का प्यार ऐसा होता है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो चीख किसी और की नहीं बल्कि क्याओ की होती है, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर पड़ा होता है। ये देखकर वो जल्दी से अपना मछली को भेजकर उस स्पाइडर का काम तमाम करके उसे बचा लेता है। उसे बचाने के बाद उसका फिश उसे लाइन मारने लगता है। ये देखकर एन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एंजेलिका एक बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। तभी एन जाकर उसे उठाता है। वो लड़की उसे देखकर कहती तुम तो वही हो ना जो कि ट्रेन में थे। तभी एन अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम बाई शाओवेन है और मेरा पेट का नाम बाई लिन्यू है। वो अपने बारे में बताकर सोचती है कि एक ही हिट में उसे खत्म कर दिया, वो तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम अकेले क्या कर रही हो और तुम्हारा सभी का सभी क्लासमेट कहाँ चले गए। वो बताती है कि एक म्यूटेंट स्पाइडर ने हम लोगों पर हमला कर दिया था, जिसके कारण हम सभी लोग अलग हो गए हैं। म्यूटेंट स्पाइडर का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां पर लेकर जाने के लिए कहने लगता है। ये देखकर वो शर्मा जाती है और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा खतरा है और मेरे वजह से तुम्हें भी बैड लक लग जाएगा। एन फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, मेरा पेट काफी ज्यादा ताकतवर है
और उसे वहां से लेकर जाने लगता है और सोच रहा होता है कि म्यूटेंट स्पाइडर को हराकर मैं ट्रेन भी कर लूंगा और उसी वक्त मैं उसके सामने अपने स्किल का शो ऑफ भी कर लूंगा, काफी अच्छे तरीके से हराकर मैं उसे इंप्रेस भी कर दूंगा। इतना बोलने के बाद वो अजीब तरह से हंसते हुए अपने मन में कहता है कि और उसके बाद वो मुझे अपना लॉयल्टी दे देगी। वहीं पर ये देखकर एंजेलिका सोचते कि मुझे इतना अजीब फील क्यों हुआ उसका स्माइल देखकर, क्या वो एक इल्यूजन था। इसके बाद वो लोग उस म्यूटेंट स्पाइडर के नेस्ट में चले जाते हैं जहाँ पर बीच में वो होता है और चारों तरफ से उसे काफी सारे छोटे छोटे स्पाइडर घेर के रखे होते हैं। एन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो म्यूटेट हो गया है, जूनियर ब्रॉन्ज रीलम में है, एक ब्लू और एक ग्रीन स्किल उसके पास है और उसके अलावा उसके पास बी लेवल का और एक एफ लेवल का टैलेंट है। उसके बारे में जानकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि लो लेवल का बीस्ट का म्यूटेशन रेट काफी ज्यादा कम होता है और सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि उसके पास डबल टैलेंट होता है। तभी एन अपना फिस्ट को निकालकर अटैक करवाने के लिए रेडी करने लगता है। ये देखकर क्या चिंता करते हुए कहते कि हम उससे डील नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये बोलकर वो अपने मछली को टैक्टिक समझाने लगता है कि कैसे अटैक करना है और कैसे अटैक नहीं करना है। ये सब सुनने के बाद वो जाकर उन लोगों पर अपना वाटर गन से हमला कर देता है। ये देखकर लीडर स्पाइडर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहते हैं कि वो 8 लेवल में भी नहीं पहुंचा है लेकिन फिर भी हम लोगों पर हमला करने की हिम्मत किया है। ये करके उसने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। ये बोलकर वो अपना सभी लोगों के एनिमी को खत्म करने के लिए भेज देता है। ये देखकर एन उसे डायरेक्शन दे रहा होता है कि कैसे अटैक करना है और कैसे अटैक नहीं करना है और वो उसका सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उन लोगों पर हमला कर रहा होता है। उसे देखकर लीडर थोड़ा सा हैरानी से कहता है कि वो अभी तक ब्लैक आयरन रिलम में भी नहीं पहुंचा है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ताकतवर है। तभी अपने सभी लोगों को मरता देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो भी उनके साथ हमला करने लगता है। ये देखकर वो मछली डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाती है लेकिन तभी एन उसे रॉयल फ्लो नाम के स्किल का यूज करने के लिए बोलता है, इसलिए वो उसका यूज करके उनके सभी अटैक से बच जाता है। रॉयल फ्लो स्पीड बेस्ड स्किल होता है जिसका यूज करके वो काफी तेज स्पीड में भाग सकता है और हमला भी कर सकता है और उनके उस अटैक को तो डॉज करना काफी ज्यादा आसान काम होता है। वहीं पर वो उनके सभी अटैक को डॉज करके लीडर के पास चला जाता है। उसका स्पीड को देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया होता है। तभी एन फालतू के स्पाइडर को खत्म करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो कुछ ही देर में उसके सभी स्पाइडर को खत्म कर देती है। अपने सभी लोगों को खत्म होते देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर हमला करने के लिए तैयार होने लगता है और तभी वो उस पर अपने मेल्टेड सिल्क से हमला करने लगता है और वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और काट भी सकता है। ये देखकर एन उसे वाटर बस्ट से हमला करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो जल्दी से वाटर बस्ट से हमला कर देता है जिससे बचने के लिए वो जमीन के अंदर चला जाता है और वहीं पर उसका मछली को अब ज्यादा जगह नहीं मिल रही होती तैरने के लिए क्योंकि ज्यादातर जगह पर उसका जाल बिछा होता है और वो भी काफी ज्यादा गर्म होता है। उसका प्लान समझकर एन जल्दी से उसे वाटर इरोजन नाम के स्किल का यूज करने के लिए कहता है। वहीं पर ये देखकर लीडर काफी ज्यादा भड़क गया होता है। वो भड़क ही रहा होता है कि तभी वो उस पर काफी ताकतवर हमला कर देता है जिससे वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है और वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन उससे उसका मछली काफी ज्यादा थक जाता है और वो नीचे गिरने लगता है लेकिन उसका गिरने से पहले वो उसे पकड़ लेता है और तभी वो सफलतापूर्वक ग्रेड 9 में प्रमोट हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया होता है। तभी वो उसे अपने स्पेस में रख देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गया होता है। ये देखकर क्या वो उससे पूछते वो ठीक तो है ना। वो कहता है हाँ वो ठीक है, बस थोड़ा सा थक गया है। इसके बाद वो उसका बॉडी में ट्रेजर ढूंढने जाता है लेकिन उसका कुछ करने से पहले क्या वो शुरू हो जाती है और काफी परफेक्ट तरीके से कर रही होती है। एन सोच रहा होता है कि जो ट्रेजर उस स्पाइडर को म्यूटेट कर सकता है वो जरूर इसी केव में कहीं पर होगा, मुझे अपने एपोक्लिप्स आई का यूज करके उसे ढूंढना पड़ेगा। वो सोच ही रहा होता है कि तभी क्या उस मकड़ी के बॉडी में से अवेकनिंग स्टोन निकाल कर ला देती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है। एन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो अवेकनिंग स्टोन है। ये देखकर वो सोचता है कि इससे पहले कि मेरा अपोक्लिप्स आई उसे ढूंढ पाता, क्या वो पहले उसे ढूंढ ली है। लगता है कि उसका लक जमा करने का टैलेंट ट्रेजर ढूंढने में अच्छा काम आएगा। एन उसे देखकर सोचता है कि जहां तक मैंने देखा कि सिर्फ क्यूसी फेडरेशन का अवेकनिंग स्टोन और मेरे स्पेस टैलेंट का अवेकन कर सकता है। जो आइटम टैलेंट का अवेकन कर सकता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है, यहाँ तक कि फेडरेशन के पास भी सिर्फ एक ही है। इतना सोचकर वो उससे झूठ बोल देता है कि मुझे भी नहीं पता आखिर ये क्या है, मैं घर जाकर अपने ग्रैंडफा से इसके बारे में पूछूंगा। इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसका चीरफाड़ जारी रखती है। उसे उतना ज्यादा खुश देखकर एन को एक अच्छा मौका मिल गया होता है और वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मेरा फैमिली को ज्वाइन करना पसंद करोगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहते हैं क्या तुम मुझे रिक्रूट कर रहे हो। वो खुशी खुशी कहता है बिल्कुल हाँ। क्या वो कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मैं सभी लोग सोचते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं सभी लोगों को बैड लक का शिकार बना देती हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि नहीं तुम नहीं हो, तुम बस स्पेशल हो। बाइलिन सिटी का वाई फैमिली का यंग मास्टर होने के कारण मैं तुम्हें जरूर बिस्ट वर्ल्ड में काफी ज्यादा हाई रिलम में लेकर जाऊंगा।
तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। ये सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है। तभी वो उससे कहते तुम्हारा मतलब डायमंड मास्टर बाई जिंग चुंग। वो हाँ में जवाब देकर फिर से उसे ज्वाइन करने के लिए पूछता है। ये सुनकर वो सोचती है शायद इस बार सब कुछ अलग होगा, तो मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। ये सोचकर वो उसके फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने मन में कहते कि तुम्हारे काइंडनेस के बदले मैं अपने एफर्ट को डबल कर लूंगी। वहीं पर एन उस स्पाइडर के नेस्ट में चला जाता है जहाँ पर काफी सारा अंडा होता है और वो सभी का सभी म्यूटेटेड होता है और वो सभी का सभी गोल्ड लेवल का होता है। एन उनमें से एक को चुनने के लिए बोलकर कहते हैं किसी एक कंडीशन की तरह लो वाई फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर वो कहते तो इसका मतलब तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करने के लिए बोल रहे हो। वो हाँ में जवाब देता है। बिस्ट मास्टर और बिस्ट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी किया जा सकता है। बिस्ट मास्टर के ग्रोथ के साथ लो लेवल के बिस्ट जो कि अर्ली स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो लोग अब फाइटिंग के लिए सुटेबल नहीं होते हैं और ये काफी ज्यादा कॉमन है कि सभी लोग ग्रेट पोटेंशियल और ताकतवर बिस्ट को ही चुनते हैं। रिकॉन्ट्रैक्ट करने का दो तरीका होता है। पहला होता है कि फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट को अबॉलिश कर दो और दूसरा होता है अपने बिस्ट को जान से मार दो। वहीं पर क्याओ को दिखाते हैं जो कि सबसे बेहतर वाले को चुनती है। उसके पास बी लेवल का टैलेंट होता है और वो टॉप गोल्ड क्वालिटी का भी होता है और उसके पास एक ब्लू और एक व्हाइट लेवल की स्किल होता है। ये देखकर एन सोचता है कि वो तो सच में काफी ज्यादा लकी है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का वक्त आता है। पहला मेथड का यूज करने पर बिस्ट मास्टर को ब्लैकलिस्ट होता है जो कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन दूसरे मेथड में बिस्ट मास्टर को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन बिस्ट मास्टर उस मेथड को लेकर काफी ज्यादा असेम्ड होते हैं और वो काफी ज्यादा क्रूएल तरीका भी होता है। वहीं पर एन ये देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि क्या वो कौन सा मेथड चुनेगी। तभी क्या पहले वाले मेथड को चुनती है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाती है। इसके बाद वो अपने बीटल को अपने साथ रहने के लिए थैंक्स बोलकर उसे आजाद कर देती है। ये देखकर एन अपने मन में कहता है तो यही तुम्हारा चॉइस था, लगता है कि मैंने सही पर्सन को चुना है। इसके बाद वो लोग कैंडल लाइट सिटी के ब्लैक मार्केट में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक दुकान में जाते हैं जो कि एक रेड कलर का खूबसूरत स्टोन बेच रहा होता है और हैरानी से कहता है क्या 9,000? मजाक मत करो, ये मेरा फैमिली का ट्रेजर है जिससे कि मेरा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर छोड़ कर गए हैं। वो बोलने के बाद वो शाओवेन को धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपना मुंह दोबारा खोलते हो तो मैं इसका प्राइस बढ़ाकर 90 मिलियन कर दूंगा जितना मैंने इसे खरीदा था। शाओवेन उससे कहता है क्या तुम मुझे यंग समझकर लूटने की कोशिश कर रहे हो? इसमें कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है और इसका न्यूक्लियस भी टूटा हुआ है। वो दुकानदार फिर से उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो बना नहीं पाता है। वहीं पर शाओवेन सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस तरह की जगह में कोई ट्रेजर मिल जाएगा, लेकिन क्याओ का लुक तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर वो दुकानदार हार मानकर उसे 1 लाख में बेचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा अपने कुत्ते के साथ आकर रुकने के लिए बोलकर कहता है कि मैं 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर शाओवेन भड़क जाता है और कहता है कि दूसरों के डील में दखल देना तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो? वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि बॉस ने अभी तक तुमने वो कोर बेचा नहीं है, इसलिए नेचुरली मेरे पास बिड लगाने का हक है और इंपेरियलिस्ट होने के कारण अब ये मत बोलना कि तुम 2 लाख भी नहीं दे सकते हो। कैंडल लाइट सिटी का मेयर का नेफ्यू होने के कारण मैं तुम्हें 2-4 जॉब के लिए इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तभी उसकी नज़र क्याओ पर जाती है जिससे देखकर वो देखता ही रह जाता है। ये देखकर शाओवेन उससे कहता है अब जबकि हम दोनों को ये चाहिए तो क्यों ना रूल को फॉलो करके लाइफ और डेथ का कॉन्टेस्ट कर लेते हैं। ये बोलकर वो उसके बारे में सब कुछ पता करके सोचता है कि वो मेरे ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा डमी होगा और जब वो उसके बारे में पता करते हैं तो उसे पता चलता है कि वो टॉप सिल्वर लेवल का होता है और वो इंटरमीडिएट ब्लैक आयरन क्लास का होता है। तभी वो अपने कुत्ते से उस पर हमला करवा देता है जिससे वो काफ़ी आसानी से बच जाता है और सोच रहा होता है कि मेरे जैसा जो कि हमेशा अपने फैमिली को छाया में रहा है, एक लाइफ और डेथ का फाइट एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये सोचकर वो उसके सभी अटैक को काफ़ी आराम से डॉज कर लेता है। वहीं पर ये देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें सिर्फ भाग नहीं आता है? वो सभी कमोशन सुनकर वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए होते हैं और बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो तो वही मेयर का नेफ्यू छू है ना, वो बहुत ही बड़ा बुली है, मुझे तो उस बच्चे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। दूसरा कहता है कि मैंने सुना है कि उसे स्नीक अटैक करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहीं पर उसका कुत्ता फिर से उस पर हमला करने जाता है लेकिन शाओवेन उसका मुंह ही पकड़कर घुमाकर मार के फेंक देता है। ये देखकर शू काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और उसे फ्लोइंग फायर से हमला करने के लिए कहता है, इसलिए वो उससे अटैक कर देता है जिससे वो काफ़ी आसानी से फिर से बच जाता है और अपने स्केल्ड फिश को निकाल लेता है। लेकिन तभी उन पर एक सांप पीछे से हमला कर देता है जिससे कि वो लोग बहुत ही मुश्किलों से डॉज कर पाते हैं। ये देखकर शू हंसते हुए कहता है मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम मेरे स्नीक अटैक को डॉज कर पाओगे। वो इंटरमीडिएट सिल्वर और मीडियम ब्लैक आयरन का होता है। ये देखकर शाओवेन सोचता लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ये सोचकर वो अपने मछली को उस पर हमला करने के लिए कहता है। ये देखकर शू अपने कुत्ते
को फ्लेम क्रैक नाम की स्किल का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे उसका मछली आग से घिर जाती है और कुछ देर के बाद वो उसका रोस्ट फिश बना देता है। ये देखकर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम ओबियसली एक लो लेवल के बिस्ट मास्टर हो और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पेट है, लेकिन तुम मुझे यानी कि ब्लैक आयरन लेवल को चैलेंज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दिए हो। कितनी दुख की बात है कि तुम्हारे पेट ने गलत मास्टर को फॉलो कर लिया है। शॉवेन उससे कहते हैं कि इतनी भी जल्दबाजी मत करो। तभी उसका मछली उस धुंध में से निकलता है और उसके कुत्ते को एक झापड़ मारकर फेंक देता है, जिससे उसका खेल ही खत्म हो जाता है। और तभी वो उसका सांप को भी खाने पीने पर दे देता है, जिससे उसकी आंख फटे की फटी रह जाती है और वो अविश्वास से कहता है कि वो आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। शॉवेन उसके पास जाकर कहता है, अगर सच बोले तो तुम्हारा बिस्ट का टैलेंट उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने गलत मास्टर को फॉलो कर लिया है। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उस पर चाकू से हमला करने जाता है, लेकिन तभी एंजेलिका आकर उसे खाने पीने पर दे देती है और वो उसे एक लेटर देती है जो कि उसके ग्रैंडफादर भेजे होते हैं। इसके बाद वो लोग उस कोर को 1 लाख में खरीद कर चले जाते हैं। इसके बाद वो अपने होटल रूम में जाता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर वो सभी सामान भिजवा दिए होते हैं जो कि शॉवेन को उसके बिस्ट को इवोल्व करने के लिए चाहिए होता है। वो अपने बिस्ट को इवोल्व करने वाला होता है वाइफ फैमिली के इवोल्यूशनरी मेथड के अनुसार। व्हाइट स्केल फिश इवेंचुअली रेड आइड गोल्ड फिश में इवोल्व होगा, लेकिन उसका आई ऑफ अपोकलिप्स उसे एक ऐसा इवोल्यूशनरी मेथड बताया होता है जिससे कि वो नाम नहीं बोल पा रहा होता है, और वो होता है मिथोलॉजिकल बीस्ट। समुद्र में उसका मछली वेल का जैसे एंटर करेगा और आसमान में एक पक्षी के जैसा उड़ेगा। पहला फॉर्म होता है मछली से वेल, दूसरा फॉर्म होता है वेल से मिथिकल वेल और तीसरा फॉर्म होता है मिथिकल वेल से क्लैडेरियस। ग्रीक माइथोलॉजी में क्लैडेरियस एक मिथिकल वर्ड है। 3 फॉर्म और 9 इवोल्यूशन एक लेजेंडरी लॉर्ड को जन्म देगा जो कि आसमान और पानी दोनों में राज करेगा। तभी वो अपनी मछली को बाहर निकालता है, जो कि बाहर आकर उसे मार देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर वो उसे पकड़कर कहता है कि जल्दी से इवॉल्व होना शुरू हो जाओ। ये बोलकर वो उसे इवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और उसमें वो सभी इंग्रेडिएंट डालने लगा होता है जो कि इसके लिए चाहिए होता है, और कुछ देर के बाद वो सक्सेसफुली इवॉल्व हो जाता है। और अब उसके बारे में बताया जाता है कि वो वाटर सिस्टम का जाइंट स्केल्ड फिश है, प्राइमरी ब्लैक आयरन रील में पहुंच गया है और 2 एस लेवल का और 2 ए लेवल का टैलेंट उसके पास होता है। उसका क्वालिफिकेशन सीनियर किंग लेवल में पहुंच गया होता है और 2 पर्पल, 2 ब्लू और 2 ग्रीन लेवल का स्किल होता है। और वो वेल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उससे उसका पूरा का पूरा कमरा ही भर गया होता है और शॉवेन का हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है, क्योंकि उसे सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही होती है। ये देखकर वो जल्दी से उसे अपने स्पेस में डाल देता है और डालने के बाद थोड़ा चैन की सांस लेता है। उतना ज़्यादा हल्ला सुनकर एंजेलिका उससे उसका हाल चाल पूछने आ जाती है। वो कहता है सब कुछ ठीक है, मैं तो बस अपनी स्किल पर काम कर रहा था। तभी उसे एक और सीक्रेट लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किंग युएन लू रेड विंग सिटी में है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर जाने लगता है। इसके बाद वो लोग मार्केट में जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी काम का चीज़ नहीं मिल रहा होता है। तभी कुछ लोग बातें करते हुए सुनाई देते हैं कि मैंने सुना है कि इस बार काफ़ी सारे लोग होने वाले ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दूसरा कहता है कि उसमें एक डायमंड ग्रेड का मटेरियल भी ऑक्शन में ऑफर किया जाएगा। तीसरा कहता है कि मैंने सुना है कि लिलियन सिटी की लॉर्ड जो कि पूरे दुनिया से डायमंड ग्रेड का मटेरियल को कलेक्ट करती है वो भी आ रही है, इसलिए इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं रहा कि वो डायमंड ग्रेड का मटेरियल कौन लेकर जाएगा। ये सब सुनकर शॉवेन सोचता है कि किंग युएन लू मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लिलियन सिटी की लॉर्ड आकर इसमें टांग अड़ाती है तो ऑक्शन में कुछ और भी हो सकता है। तभी एक बंदा क्याओ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इसे खरीदने वाली हो या फिर खरीदने वाली नहीं हो, अगर नहीं खरीदने वाली हो तो निकलो यहाँ से। क्याओ उससे पूछती है आखिर इस स्टोन का प्राइस कितना है। वो कहता है ये कोई स्टोन नहीं है बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेजर है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो जाओ यहाँ से। शॉवेन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो डायमंड ग्रेड का मटेरियल होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि जो भी क्याओ उठाती है वो डायमंड में बदल जाता है। ये देखकर वो जल्दी से जाकर उससे कहता है कि इसका प्राइस बताइए, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा 30 मिलियन बोलकर सोचता है कि एक और स्टूपिड अमीर बंदा आ गया है। इतना महंगा सुनकर वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और क्याओ भी उसे नहीं लेने के लिए कहने लगती है। वहीं पर वो दुकानदार सोच रहा होता है कि मुझे देखने दो कि तुम इसे अफोर्ड कर पाते हो या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हो, मुझे पता है कि तुम जरूर इस लड़की के सामने शो ऑफ कर रहे होगे। शॉवेन अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे खरीद ही लेता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रेन पक्षी आती है और उस पर बाई जिंगचुंग बैठकर आ रहा होता है। शॉवेन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो विंड सिस्टम का होता है, इंटरमीडिएट डायमंड रिले में पहुंच गया होता है, ए लेवल का टैलेंट उसके पास होता है और उसका क्वालिफिकेशन हाई ग्रेड डायमंड होता है और उसके पास 2 ब्लू और 1 ग्रीन स्किल होता है। बाई जिंगचुंग अपने पास आ रहे बंदे को देखकर कहता लगता है कि तुम वेल इन्फॉर्म थे कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। वो बंदा हंसते हुए कहता है कि आपका मेरा सिनी सिटी में आना तो मेरे लिए ऑनर की बात है। जिंगचुंग कहता है मैं यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि ऑफिशियल बिजनेस के लिए आया हूँ।
वहीं पर ये देखकर शाओवेन सोच रहा होता है कि किंग युएन लू को आराम से जीतने के लिए ग्रैंडपा खुद ही यहाँ पर आ गए हैं। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगचुंग शाओवेन से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। शाओवेन कहता है हाँ, मैं इसको लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ। तभी वहाँ पर लिलियन सिटी के लॉर्ड लिन दोंगली आकर कहती है अगर तुम यहाँ पर किंग युएन लू के लिए आए हो तो मैं कह देना चाहती हूँ कि जो पर्सन ज़्यादा प्राइस बीट करेगा वही जीतेगा। उसके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर भी होती है जिसका इन्फॉर्मेशन देखकर शाओवेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिंगचुंग उसे देखकर कहता है तो ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है, मैंने सुना है कि तुम डायमंड ग्रेड का मटेरियल इसके बीमारी को ठीक करने के लिए जमा कर रही हो। ये सुनकर वो कहते हैं कि आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोलकर वो अपना प्रेशर रिलीज करके कहते हैं कि हम दोनों ही डायमंड ग्रेड के बीस्ट मास्टर है, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वहीं पर शाओवेन उसका प्रेशर को बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा होता है और उसका सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी जिंगचुंग अपने प्रोटेक्टिव कवर को यूज करके उसका प्रेशर को हटाते हुए कहते हैं कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें डायमंड ग्रेड के मटेरियल के लिए कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए इस मैटर को शांत करने के लिए आप मुझसे एक डील क्यों नहीं कर लेते हैं। वो पूछती है कैसा डील। जिंगचुंग कहता है कि मेरे पास एक डायमंड ग्रेड का कोर है, अगर मैं किंग युएन लू को जीत लूंगा तो मैं इस कोर को आपको सेम दाम में बेच दूंगा। तभी शाओवेन उन्हें रोक कर कहता है कि वो सिस्टर काफी ज्यादा पिटीफुल और सिक भी है, इसलिए वो कोर हम उसे ऐसे ही दे देते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और सोचता है आखिर ये क्या बोल रहा है, ये तो बिल्कुल अलग है जो हम लोग डिस्कस किए थे। लान दोंगली कहते हैं कि डायमंड ग्रेड का मटेरियल काफी ज्यादा प्रीशियस होता है, तुम उसे हमें फ्री में क्यों देना चाहते हो। शाओवेन कहते हैं कि अभी तो आपने कहा कि आपकी ग्रैंड डॉटर को डायमंड ग्रेड का मटेरियल चाहिए उसका ट्रीटमेंट के लिए, मुझे वो पसंद है इसलिए मैं उसे फ्री में दे रहा हूँ। वहीं पर ये देखकर जिंगचुंग सोच रहा होता है कि शाओवेन उस तरह का लड़का नहीं है, अगर वो सच में उसे पसंद भी करता है तो भी लान फैमिली मेरा ग्रैंड डॉटर इन लोग बनने के लिए काफी ज्यादा कमजोर है, इसका मतलब जरूर उसका टैलेंट कुछ अजीब नोटिस किया होगा, इसलिए वो प्लान को चेंज कर दिया है। ये सोचकर वो उसे डायमंड देते हुए कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर वो बोल दिया कि करेगा तो करेगा। वो उसे लेकर जाते हुए कहती है अब जबकि मैंने आपका गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब मैं कम्पीट नहीं करूंगी। तभी उसकी ग्रैंड डॉटर उससे उसका नाम पूछती है। शाओवेन उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। उनके जाने के बाद शाओवेन कहता है कि मैंने वो उसे ऐसे ही नहीं दिया है, मैं इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। अब उसके बारे में बताया जाता है कि उसके पास स्पेस वॉर्म है जो कि स्पेस सिस्टम का होता है, सभी 9 रिले में वो 9th ऑर्डर में होती है, डबल एस लेवल का टैलेंट उसके पास होता है, उसका क्वालिफिकेशन एलिमेंट्री एपिक लेवल में पहुंच गया होता है और उसके पास एक ऑरेंज कलर का स्किल होता है, वो स्पेस बीस्ट स्पिरिट के साथ जन्मली होती है और उसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन उसके लिए उसे अर्ली स्टेज में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर उसे उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगा तो बीस्ट मास्टर का लाइफ एनर्जी का यूज वो करने लगेगा और अगर वो ऐसा करता है तो अपने मास्टर के ऊपर वो सिर्फ एक बर्डन बन के ही रह जाएगा और जिस पेट को भी वो चुनेगी उसका टैलेंट उसके बीस्ट की एबिलिटी को 100% से ज़्यादा बढ़ा देगा। मैंने उसे 30 मिलियन का डायमंड दिया है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन इसके बदले वो मेरे लिए डेफिनेटली स्टडी प्रॉफिट करते रहेगी। इसके बाद ऑक्शन को दिखाते हैं जहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो गया होता है और पहला गोल्ड लेवल का पर्पल थंडर ईगल स्पिरिचुअल बीस्ट का एग होता है। उस ईगल को कंट्रोल करना सबकी बस की बात नहीं होती है, इसलिए कोई भी उसे खरीद नहीं रहा होता है। उसका इन्फॉर्मेशन देखकर एन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे खरीदने के लिए कहता है। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं इसके बारे में दोबारा सोच लो, उसे हैंडल करना आसान नहीं होगा। एन कहता है कि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि वो एक सिंपल नहीं है। तभी उसके बारे में बताया जाता है कि वो थंडर और वाइंड सिस्टम का होता है, थंडर और लाइटनिंग का टैलेंट है और वो प्राइमरी एमेथिस्ट क्वालिटी का होता है जो कि डायमंड से भी हाई होता है। शाओवेन अपने मन में कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ट्रेजर मिल जाएगा। गोल्ड लेवल और एमेथिस्ट लेवल दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब किंग युएन लू का ऑक्शन होने का बारी आ गया होता है। उसके लिए काफ़ी सारे लोग बिडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और एंड लोग लास्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। वो डायमंड उसका सेकंड टैलेंट को अवेकन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए वो उसे किसी भी कीमत में पाना चाहता है। शाओवेन उस अवेकनिंग स्टोन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सोच रहा होता है। ये सुनकर सिस्टम उसके बारे में पता करने लगता है और कुछ ही देर में उसे बताता है कि पहला मेथड है कि उसे हमेशा अपने पास रखना होगा और ऐसा करने पर F से लेकर D लेवल का टैलेंट अवेकन करने का एक चांस है जो कि 1 साल में एक ही बार अवेलेबल होगा। दूसरा मेथड होता है कि उसे अपने बॉडी में इम्बेड कर लो, ऐसा करने पर C लेवल से लेकर A लेवल तक टैलेंट अवेकन करने का एक चांस मिल सकता है जो कि 5 साल में सिर्फ एक ही बार अवेलेबल होता है। और आखिरी मेथड होता है कि अवेकनिंग स्टोन को मेन इंग्रेडिएंट के जैसा यूज करना होगा और उसमें कुछ सेकेंडरी मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। वो करने पर उससे एक तरह का अवेकनिंग लिक्विड बनेगा जिसमें 1 दिन और 1 रात तक उसमें डूबे रहना पड़ेगा। ऐसा करने पर S से लेकर SSS लेवल तक का टैलेंट अवेकन कर सकते हो जो कि अभी अवेलेबल होता है। थर्ड मेथड को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर
ऑक्शन में दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा 500 मिलियन बिड लगाया होता है और इसके बाद कोई भी लगा ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर एन 700 मिलियन कर देता है। ये सुनकर वो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं तांगदी हूँ, एक टॉप गोल्ड लेवल का बिस्ट मास्टर हूँ और ये मटेरियल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये बोलकर वो 800 मिलियन बिट कर देता है। तभी जिंग चुंग अपना ऑरा का यूज करके उसे सप्रेस करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। उसका ऑरा से वो पहचान लेते हैं कि वो डायमंड लेवल का बिस्ट मास्टर है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। तभी कुछ देर के बाद वो लोग 900 मिलियन में उस डायमंड मटेरियल को खरीद लेते हैं। तभी वहाँ पर लॉर्ड ची आकर जिंग चुंग से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग लिन लिन को किस तरह से पीछे हटा दिए थे। जिंग चुंग कहता है कि ये कमाल मेरे ग्रैंडसन का है। वहीं पर शेवन उस डायमंड मटेरियल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं पर लॉर्ड ची जिंग चुंग से एक तरह का कोई डील करता है। ये सुनकर शेवन सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग किस डील की बात कर रहे हैं। तभी जिंग चुंग उससे कहता है कि 3 दिन के बाद तुम लॉर्ड ची के ग्रैंड डॉटर से फाइट करोगे। इसके 3 दिन के बाद रेड विंग सिटी के लॉर्ड मैंसन को दिखाते हैं, जहाँ पर ची यानी उसके ग्रैंड डॉटर आकर उससे पूछती है कि आखिर आप मुझे वापस क्यों बुला लिए हैं। वो कहता है कि तुम तो ब्रॉन्ज लेवल में प्रमोट होने वाली हो ना, मैं तुम्हें एक डायमंड लेवल के स्पिरिट बिस्ट ऑब्टेन करने का चांस दे रहा हूँ। वो शाओवेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर तुम उसे हरा दोगे तब। वहीं पर जिंग चुंग शाओवेन से कहते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर रेड क्रो वैली में जाकर अपने लिए एक उड़ने वाले स्पिरिट बिस्ट ढूंढ लेना। वो दोनों बुढ़े एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को ताना मारना स्टार्ट कर देते हैं। लॉर्ड ची बोलने वाला होता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा ग्रैंडसन हार जाए, लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले ही ची यानी उससे जान पहचान करते हुए कहती है कितना हैंडसम मैन है। ये बोलकर वो अपने बारे में बताने लगती है। ये देखकर उस बुढ़े का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो जल्दी से फाइट स्टार्ट करने के लिए कह देता है। ये देखकर वो फाइट करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। शाओवेन उसके बारे में पता करता है तो उससे पता चलता है कि उसके पास एक ए लेवल का टैलेंट होता है। एडवांस ब्लैक आयरन रिले में वो पहुंच गई है और उसके पास 2 बीस्ट है, एक फायर क्रो और दूसरा ईगल होता है। उसके बीस्ट के बारे में बताया जाता है कि वो रेड विंग्ड क्रो होता है जो कि विंड और फायर सिस्टम का होता है। एडवांस ब्लैक आयरन रिलम में है, ए लेवल का टैलेंट है, एडवांस डायमंड ग्रेड क्वालिटी का है और 2 ब्लू लेवल का स्किल उसके पास होता है। वो अपने बिस्ट को निकालकर उससे कहते हैं कि जल्दी से अपने बिस्ट को निकालो, नहीं तो बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था। तभी शाओवेन अपने बिस्ट को निकालता है जो कि काफी स्टाइल के साथ निकलता है, लेकिन जब वो पूरी तरह से बाहर निकलता है तो शाओवेन का मजाक बन जाता है क्योंकि वो गोलू मोलू बन गया होता है। वो शाओवेन से कहता है कि तुम्हारे मुताबिक मैंने अपना वजन कम कर लिया है, लेकिन ये फिर से बढ़ गया है। ये देखकर ची काफी ज्यादा हंसने लगती है। वहीं पर शाओवेन सोच रहा होता है कि कहीं ये उस रबर बोन क्रिस्टल के कारण तो नहीं हुआ है ना, जिसका स्किल था कि तुम जैसा चाहे वैसा साइज कर सकते हो, उसके कारण ही शायद ये हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। तभी उसका क्रू अपना विंग स्लैश से हमला कर देती है, जिससे शाओवेन का बाल बचता है और वहां पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। ये देखकर वो उस पर अपना वाटर गन से हमला कर देता है, जिससे कि वो काफी आसानी से डॉज कर लेती है। उसका अटैक देखकर शाओवेन उसे शाबाशी दे ही रहा होता है कि तभी उसका ईगल आ जाता है। उसका नाम गोल्डन ईगल होता है, फायर और वाइंड सिस्टम का होता है, 9th ऑर्डर रिलम, ए लेवल का टैलेंट, मीडियम ग्रेड डायमंड और एक ब्लू और एक व्हाइट स्किल होता है। उसे देखकर आन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया होता है क्योंकि वो भूल ही गया होता है कि उसके पास एक और पेट है, लेकिन उसका मछली उसके अटैक से बचा लेता है। ये देखकर वो उसे फिर से शाबाशी देने लगता है। वहीं पर ये देखकर ची कहते कि उसके पास अच्छा डिफेंस है, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे डिफेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसका दोनों ही पेट उस पर हमला करने के लिए तैयार होने लगते हैं। ये देखकर शाओवेन सोचता है कि पता नहीं उसका ए लेवल का टैलेंट इसका पेट का पावर कितना बढ़ा पाएगा। सिस्टम जवाब देते हुए कहता है 3 गुना। वहीं पर वो दोनों बिस्ट उस पर हमला करने के लिए स्टार्ट होने लगते हैं। शाओवेन उसे बता रहा होता है क्या करना है। ये देखकर लॉर्ड ची जिंग चुंग से कहता है तुम्हारा ग्रैंडसन हारने वाला है, नीनी का ईगल ब्रोंज लेवल के बिस्ट को भी पकड़ सकता है। वो कहता है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। वहीं पर वो दोनों ही मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वहां पर धुआं हो जाता है। ये देखकर जिंग चुंग सोच रहा होता है कि आखिर वो अटैक इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। लॉर्ड ची उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि ज्यादा चिंता मत कीजिए, शाओवेन को ज्यादा चोट नहीं लगेगा। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। वहीं पर शाओवेन को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज करके बच गया होता है। ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि वो तो सिर्फ ब्लैक आयरन लेवल में ही है, लेकिन वो उसका यूज कैसे कर सकता है। शाओवेन सोच रहा होता है कि मुझे पता चले कि प्रोटेक्टिव शील्ड सिर्फ सिल्वर लेवल वाले ही यूज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के पास इनफ एनर्जी और उसके स्पेस में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होगा तब कोई भी इसे यूज कर सकता है। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि अब मैं इस बैटल से फेमिलियर हो गया हूँ। ये बोलकर वो अपने व्हील को अटैक करने के लिए कहता है। वो गोलू मोलू जाता है और अपना असली शेप में आ जाता है। ये देखकर लॉर्ड ची काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर आपका ग्रैंडसन कौन सा मॉन्स्टर है। ये सुनकर जिंग चुंग भी हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। वहीं पर वो वेल वाटर गन से हमला कर देता है, जिससे उसके ईगल का खेल ही खत्म हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने क्रो को उस पर हमला करने के लिए भेज देती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।